आज पटियाल का पहला परीक्षण भारतीय राजनीति की सबसे चर्चित चाल का है। आज मैं उस राजनीति का परीक्षण करूंगा जो विरोधियों को कानून के कटघरे में खड़ा करके बिना फैसले के दोषी बना देती है। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल हैं। राजनीति के इस चाल, चरित्र और चेहरे पर सवाल उठाने की वजह है। आप कहेंगे पटियाल ये किस आधार पर कह रहा है? इसकी वजह भी पटियाल आपको बताएगा और साधारण भाषा में समझाएगा भी। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच कुछ शब्द बार बार सुने जाते हैं, जैसे भारत के दुश्मन, वॉर अगेंस्ट इंडिया, जेएनयू ब्रिगेड, अर्बन नक्सल या फिर हवा में लगाए गए बहुत सारे आरोप। ये सब एक गोंद की तरह होते हैं जिन्हें धीरे धीरे विरोधियों पर चिपका दिया जाता है और फिर बिना पुलिस की जांच या अदालत के जनता के दिमाग में किसी को भी अपराधी सिद्ध कर दिया जाता है जनता के दिमाग में। लेकिन जब असली अदालत में मुकदमा चलता है तो पुलिस के पास सबूत ही नहीं होते और अदालत उन्हें बेदाग बरी कर देती है। लेकिन वोटर के दिलो दिमाग में वो खलनायक ही बना रहता है। इसीलिए नायक बनने के लिए खलनायक बना देने वाली राजनीति का परीक्षण आज जरूरी है, क्योंकि चुनाव से पहले आपको चेहरे पहचानने होंगे। सवाल आपके वोट का है। मेरी बातें आपके दिलो दिमाग में अगर ठीक से ना बैठ रही हो तो अब मैं आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इन तस्वीरों को देखिए। आपकी स्क्रीन पर जो पहली तस्वीर दिख रही है उसका नाम है साईं बाबा। पहले आपको इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं। जीएन साईं बाबा दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर रहे। मई 2014 की बात है, तब प्रोफेसर साईं बाबा को नक्सलियों के साथ कथित संबंधों के इल्जाम में अरेस्ट किया गया। यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई। यूएपीए के तहत साईं बाबा को दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अब बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने प्रोफेसर साईं बाबा को और उनके साथ जो बाकी 5 अन्य आरोपी थे उनको बरी कर दिया है। इन्हें अर्बन नक्सल कहकर भारत में एक नई राजनीति की शुरुआत हुई। इसके जरिए जेएनयू के लेकर देश की बड़ी यूनिवर्सिटीज में जो लोग वामपंथी विचारधारा को मानते थे, एक खास तरह की राजनीति के खिलाफ थे, उन्हें देश विरोधी खलनायक की तरह देखा जाने लगा और इस फार्मूले का घोल पिलाकर ब्रेन वॉश शुरू हुआ। सवाल पूछती दूसरी तस्वीर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की है, जो पिछले 52 दिनों से सुर्खियों में है। कानून और राजनीतिक रसूख जब किसी अपराधी के पीछे सरपरस्त बनकर खड़ा होता है तो सवाल सियासत पर भी उठते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आरोप है कि पश्चिम बंगाल का पूरा सिस्टम शाहजहां शेख के पीछे ढाल बनकर खड़ा हो गया है। शाहजहां पर यह ममता तब है जबकि शाहजहां शेख पर संदेश खाली में महिलाओं से दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमला करने और राशन घोटाले के संगीन आरोप हैं। पॉलिटिकल पावर के बूते कानून को जब जेब में रखने के वाले शाहजहां शेख पर सरकार मेहरबान हुई तो कलकत्ता हाई कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। कोर्ट ने कह दिया कि शाहजहां शेख को राजनीतिक रसूख बचा नहीं सकता। कोर्ट को ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि ममता सरकार ने शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले करने में आनाकानी की। शेख को बचाने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली, लेकिन अदालत ने फौरन सुनवाई से मना कर दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में थे। प्रधानमंत्री संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी मिले और संदेश खाली के चेहरे पर ममता विरोधी एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा जो वोटर के दिमाग तक पहुंच चुका है। टीएमसी और पाप खोरे से टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ। टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है। बांग्ला,
बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। বাংলাকে একটা বিকৃত সংস্কৃতি তৈরি করে, যে সংস্কৃতি বাংলা কোনোদিনই মানে না। বাংলা হচ্ছে কালচারাল ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া, কিন্তু আজকে যে অপসংস্কৃতির নাম করে বাংলাটাকে ভাগ করে দেওয়ার চক্রান্ত, বাংলার সংস্কৃতিটাকে শেষ করে দেওয়ার যে চক্রান্ত, এই চক্রান্ত আমরা মানতে पारी। बड़ा बड़ा भाषण करते हैं चुनाव के टाइम में, आज चुनाव के बाद इसको शकल भी नहीं देखा जाता। नतीजे में पहुंचने के लिए सीबीआई की पास जो ताकत होना चाहिए, सूबे की सरकार की जो मदद मिलनी चाहिए, वो सीबीआई के पास है नहीं। ये मेरा जरूर शंका है। राजनीति दो हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें भारत का विरोधी कहा जाता है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें अपने लिए राष्ट्र प्रेमी नाम चुन लिया है। एक तरफ वो लोग हैं जिन पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप लगे, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने खुद को देश का रक्षक कह दिया। खैर, अब मैं आपको दो और तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो सवाल पूछती हैं, जिनका जवाब आप भी जरूर जानना चाहते होंगे। और वो सवाल क्या है? आप भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपका भी विवेक है, अपने बूते पर आप फैसले लेते हैं, अच्छे और बुरे, सही और गलत का परीक्षण भी करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आजकल की राजनीति में एक अजीब सा ट्रेंड चल रहा है। किसी पर भी आरोप लगाओ और भाग जाओ, फिर किसी को भी बदनाम करो और फिर भूल जाओ। इस राजनीति का इंपैक्ट देश के कोने कोने पर दिखने लगा है। बदले की राजनीति के इल्जाम पर पार्टी एक दूसरे पर, हर पार्टी लगाती ही है इल्जाम, क्योंकि देश में सीबीआई की रेड, ईडी के छापे, एंटी करप्शन कैंपेन जैसे कल्चर पर पॉलिटिकल पार्टियां सवाल उठाती हैं। माजरा तब और गंभीर हो जाता है जब ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ राज्यों की पुलिस एफआईआर करा देती है। राज्य अपने यहां सीबीआई की एंट्री पर बैन लगा देते हैं। मेरे जहन में कुछ और बुनियादी सवाल हैं जिन्हें पब्लिक इंटरेस्ट में उठाना पटियाल का फर्ज है, और वो इसे निभाता भी है। पटियाल का पहला सवाल है, क्या राजनीतिक बढ़त के लिए गलत आदमी को सही और सही आदमी को गलत ठहराना जायज है? पटियाल का दूसरा सवाल है, प्रोफेसर साईं बाबा पर अर्बन नक्सल के संगीन इल्जाम लगे, लेकिन उन्हें अदालत ने बरी कर दिया। वहीं दूसरी ओर सरकार पर आरोप है कि वो रेप, करप्शन, ईडी पर हमले के आरोपी शाहजहां शेख को बचा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी शय कौन दे रहा है? पटियाल का तीसरा सवाल क्या है? सवाल यह है कि यह सच नहीं है कि कानून के मामले में सरकार को निष्पक्ष होना चाहिए। अपने फायदे के लिए अपराधी को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, ना कि अपराधी को बचाकर सरकार खुद कटघरे में खड़ी हो जाए। राजनीति के लिए कानून की धाराओं का इस्तेमाल करना रूल ऑफ लॉ के कितना खतरनाक है, उसके लिए कितना घातक है, यह आप पूर्व जस्टिस एस.आर. सिंह से सुनिए, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के नामचीन जज रहे हैं। कानून की बारीकी से वो जानकारी रखते हैं। रूल ऑफ लॉ तो सुप्रीम है। किसी को भी रूल ऑफ लॉ के खिलाफ न तो कोई प्रताड़ित किया जा सकता है और न ही उस पर कोई प्रोसिक्यूशन वगैरह मुकदमे चलाए जा सकते हैं। रूल ऑफ लॉ के विरोध में अगर किसी राजनीतिक कारण से किसी को प्रताड़ित किया जाता है तो फिर अदालत ही उसकी रेमेडी प्रोवाइड करती है। अब अगर कोई ये इस बात का सबूत हो कि साहब किसी व्यक्ति को राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है, तो भी अदालत उसमें लिखेगी, लेकिन इसके लिए कोई एविडेंस होनी चाहिए। असल में कुल मिलाकर देश की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां राजनीति के लिए एक कानून दूसरे कानून के खिलाफ खड़ा हो जाता है, जहां कानून के रखवाले एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मुकदमे लिखे जा रहे हैं, चार्जशीट फाइल होती हैं, ट्रायल होता है, लेकिन अदालतें फैसला कुछ और ही सुना देती हैं। जो खलनायक बनकर अदालत पहुंचता है, कोर्ट उसे बेदाग बरी कर देती है। सबूतों की कमी राजनीति में लगाए गए आरोपों को धराशायी कर देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अर्बन नक्सल के आरोप में बदनाम हुए साईं बाबा। अब मैं आपको इनके केस और हाईकोर्ट के ऑर्डर की 5-5 बातें बता देता हूं, लेकिन पहले साईं बाबा के परिचय का परीक्षण करता हूं।
आंध्र प्रदेश के गरीब परिवार में पैदा हुए जीएन साईं बाबा 2003 में दिल्ली आए थे। वो दिव्यांग हैं, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। बताते हैं कि जब वो दिल्ली आए थे तब उनके पास व्हील चेयर खरीदने के पैसे भी नहीं थे। दिल्ली आकर उन्होंने रामलाल कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी शुरू की और अंग्रेजी पढ़ाते थे। 9 मई 2014 को नक्सलियों से रिश्तों के आरोप लगे और दिल्ली से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 25 अगस्त 2014 में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने उनकी बेल की अर्जी रद्द कर दी, लेकिन हेल्थ ग्राउंड पर जुलाई में उन्हें बेल मिल गई। साल 2017 में गढ़चिरौली कोर्ट ने साईं बाबा और अन्य दोषियों को सभी को उम्र कैद की सजा सुना दी। हालांकि 2022 में बॉम्बे हाईकोर्ट की एक पीठ ने यूएपीए के तहत लगाई गई धाराओं को साबित न कर पाने के कारण सभी आरोपियों को उन पर लगे आरोपों से मुक्त कर दिया, उन आरोपों को रद्द कर दिया। कहानी में तब विवादास्पद मोड़ आया जब महाराष्ट्र सरकार के हस्तक्षेप के फौरन बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी और बॉम्बे हाईकोर्ट को मामले का पुनर्मूल्यांकन करने के निर्देश भी दिए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस एस ए मैथनेज ने पीठ के अपने ऑर्डर में क्या कहा, मैं आपको इसकी 5 बड़ी बातें बताता हूं। कोर्ट ने कहा यूएपीए लागू करने में सही प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। कोर्ट ने पाया कि साईं बाबा और अन्य आरोपियों के ठिकानों पर सबूत इकट्ठा करते समय पुलिस टीम ने नियमों का पालन नहीं किया। साथ ही अभियोजन पक्ष द्वारा रखे गए साक्ष्य जीएन साईं बाबा और अन्य आरोपी नक्सलियों के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस की जांच पड़ताल में कई खामियां हैं। आरोपियों के नक्सलियों से रिश्तों का सॉलिड सबूत नहीं है। यह सब कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी। इसी आधार पर साईं बाबा, प्रशांत राही, हेमंत मिश्रा, महेश तिर्की और विजय तिर्की को अदालत ने बरी कर दिया। हालांकि अब इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। फिलहाल जब साईं बाबा सबूतों की कमी में छूटता है तो कटघरे में कौन खड़ा होता है? सबूतों की कमी क्यों होती है, इसका भी परीक्षण पटियाल ने किया है। सबूतों की कमी का एंगल भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, कोई भी मुलजिम जो किसी कानूनी प्रक्रिया में छूटता है उसके लिए किसी एक व्यक्ति पर हाथ रखना पॉसिबल नहीं होता। पहला तो ख्याल जाता है कि इन्वेस्टिगेशन लचर हुआ होगा, कोई आदमी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया गया होगा, या अगर ये किया गया है तो जिस आदमी का स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है वो कोर्ट में बराबर बोलता नहीं है, या 164 में जो पुलिस को दिया होता है उससे अलग बयान करता है कोर्ट में। अदालतें जो कानूनी प्रावधान है साक्ष्य अधिनियम में, उस पर से इन पे डिसबिलीव करते हैं। इन साक्ष्यों को पर आधारित होकर सजा देने को कॉन्फिडेंट सजा नहीं माना जाता। कोर्ट में सजा तभी दी जाती है जब साक्ष्यों को पढ़ने के बाद कोर्ट को ये कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, इन गवाहों पे सजा दी जा सकती है। तो ये जज टू जज भी वैरी करते हैं और कानून के इंटरप्रिटेशन में भी वैरी होता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे मामले बताना चाहता हूं जहां आरोप लगे हैं कि राजनीति के लिए कानून का इस्तेमाल एक टूल किट की तरह हुआ है। साल 2022 की बात करें तो मार्च महीने में बीजेपी लीडर तेजेंद्र सिंह बग्गा पर भड़काऊ भाषण देने के इल्जाम लगे और साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मारने की धमकी देने के भी आरोप लगे। एक्शन हुआ। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब पुलिस ने बग्गा को दिल्ली में उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पंजाब पुलिस को बीजेपी शासित राज्य हरियाणा में रोक लिया गया। 3 राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई। ये बहुत ही विचित्र हालात थे। अब उस केस में हो क्या रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन कानून का इस्तेमाल बड़े तरीके से पॉलिटिकल बॉडी बिल्डिंग के लिए हुआ। इसी तरह पश्चिम बंगाल की सीएम एक आरोप लगा चुकी हैं कि उन पर यह कहा जाता है कि केंद्र विरोधी रवैया देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा बन सकता है। यह इल्जाम बंगाल की मुख्यमंत्री पर है। झारखंड की पुलिस ने ईडी के खिलाफ मुकदमा लिख दिया। 4 पत्रकारों को भी समन भेज दिया क्योंकि प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी ने संगीन आरोप लगाए हैं। ये सैंपल भर है। अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं जिनको आधार बनाकर दावा किया जाता है कि सरकार विरोधियों के खिलाफ कानून को टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रही है। पहले ईडी के एक्शन की बात कर लेते हैं। 2014 में और 2022 में बीच में 121 नेताओं पर ईडी ने शिकंजा कसा। इतने साल में
इसमें विपक्ष के 115 नेता हैं। इस हिसाब से प्रतिशत कितना हुआ? 95%। 2004 से लेकर 2014 के बीच 26 नेताओं पर ईडी ने एक्शन लिया। इनमें से 14 विपक्षी दलों में शामिल हैं। परसेंटेज के हिसाब से बना 54%। यह तो हो गई ईडी के एक्शन की बात। अब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के एक्शन की फाइल खोलते हैं। इसके आंकड़े भी बेहद दिलचस्प हैं। 2014 से लेकर 2022 तक 124 नेताओं पर सीबीआई ने शिकंजा कसा। इनमें विपक्ष के 108 नेता हैं। इस हिसाब से परसेंटेज हो गया 95%। 2004 से लेकर 2014 के बीच 72 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने एक्शन लिया। इनमें 43 विपक्षी दलों में शामिल है और परसेंटेज के हिसाब से कितना बना? 60%। अब पिछले कुछ सालों में यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत कितने लोगों पर एक्शन और कितने लोगों की रिहाई हुई, इसका परीक्षण भी पटियाल ने आज किया। इसके लिए मैंने 7 साल का आंकड़ा खंगाला तो उसमें क्या पता चला? पता यह चला कि साल 2014 से 2020 तक यूएपीए के तहत 10,552 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब भी कई लोगों पर मुकदमे ट्रायल कोर्ट में चल रहे हैं। सबूतों के अभाव में अब तक 493 लोग रिहा हो चुके हैं और सिर्फ 253 लोगों को सजा मिली है इसमें। अब हम आपको कुछ और एक्सपर्ट्स की बात सुनाना चाहते हैं जो कानून को टूल किट की तरह इस्तेमाल करने का नुकसान आपको समझाएंगे। हमारे लिए ये परीक्षण सीबीआई के पूर्व मैजिस्ट्रेट प्रभाकर ग्वाल और सीबीआई के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर नवनीत वासन ने किया है। विरोधियों के मामले में अभी देख लीजिए, एक नया घटना सीबीआई या ईडी वीडी जो भी किए हैं, सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक के जो डिप्टी सीएम हैं उनको टोटल बाइज्जत बरी कर दिया गया है। उनमें कोई साक्ष्य नहीं था। तो ऐसी स्थिति, इतने बड़े बड़े प्रमाण होने के बाद भी यदि हम लोग सीबीआई और ईडी के जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं अपने किसी राजनीतिक दुर्भावना द्वेष से ऐसा काम करते रहेंगे तो भारत में कोई भी संवैधानिक व्यवस्था, लोकतंत्र, प्रजातंत्र किसी की नहीं रहेगी। जैसे पुराने राजा महाराजा चलते थे वैसे फिर चलेगा। जांच एजेंसियों का जो काम है उनको कानून के दायरे में ही काम करना चाहिए। तो वो ना तो किसी के पक्ष में काम करती है ना किसी विपक्ष में। उनका काम ये है कि जो भी केस उनको कानून के हिसाब से उनके पास अन्वेषण के लिए आता है उसको ईमानदारी से और कानून के दायरे में रह के उनको इन्वेस्टिगेशन करना और अदालत तक साक्ष्य को पहुंचाना उनका काम होता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।